साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो दृष्टि 2023 नाम से करंट अफेयर की मैगजीन प्रकाशित की गई है, जिसमें 1 मई 2022 से लेकर 15 अप्रैल 2023 तक के करंट अफेयर को संकलित किया गया है, जो आपके आगामी परीक्षाओं मुख्यतः यूपीपीएससी 2023, यूपीएससी और एमपीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसको यहाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं और आज के वीडियो में हम लोग जो इसका उत्तर प्रदेश प्रदेश वाला जो सेक्शन है, उस वीडियो को या उस सेक्शन को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं उत्तर प्रदेश प्रदेश के बारे में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला है राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 के बारे में। तो 10 अप्रैल 2023 को 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया? लखनऊ में किया गया। अगला है स्कूल चलो अभियान 2023। तो 1 अप्रैल 2023 को लखनऊ मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 तथा विशेष संचारी नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। इसके साथ ही एनसीईआरटी द्वारा विकसित स्कूल रेडीनेस कैलेंडर तथा शिक्षक मैनुअल का विमोचन किया। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति के अंतर्गत बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाने हेतु रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ तथा आत्मरक्षा प्रशिक्षण मॉड्यूल का विमोचन किया। गौरतलब है कि प्रदेश में स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ जो है कब हुआ था, ये डेट याद रखिएगा, 1 जुलाई 2017 को किया गया था। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में छात्र छात्राओं के अधिकाधिक नामांकन को प्रोत्साहित किया जाना है। अगला है अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2022-23। तो मार्च 2023 में 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2022-23 का आयोजन लखनऊ में किया गया। तो ये कौन सा था? 71वीं थी। कहाँ पर आयोजन किया गया? लखनऊ में। इस चैंपियनशिप में विभिन्न राज्यों के प्रदेशों तथा केंद्रीय पुलिस बलों की 32 टीमों के 1300 से अधिक खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। रेशम कृषि मेला 2023 30 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री द्वारा गोरखपुर में इस मेले का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 11.38 करोड़ रुपए की लागत से 18 चाकी कीट पालन भवनों, 36 सामुदायिक भवनों और 9 धागाकरण मशीन सेट का लोकार्पण व शिलान्यास किया। संख्या याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। गोरखपुर मंडल में 60 टन रेशम उत्पादन होता है, जिसे बढ़ा करके 600 टन करने का लक्ष्य, ये आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। कौन सा? शहतूती गोरखपुर में, एरी कानपुर का और सोनभद्र से टसर का। ये महत्वपूर्ण याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के रेशम होते हैं, शहतूती, एरी और टसर। शहतूती गोरखपुर में है, एरी कानपुर में है, टसर सोनभद्र में है। अगला है वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023। तो 24 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का उद्घाटन किया। यह आयोजन विश्व क्षय रोग दिवस अर्थात वर्ल्ड टीबी डे के अवसर पर किया गया। विश्व क्षय रोग दिवस 2023 का विषय क्या था? हाँ, हम क्षय रोग समाप्त कर सकते हैं। यस, वी कैन एंड टीबी। तो ध्यान रखिएगा इसकी थीम क्या थी और कब मनाएगा? 24 मार्च को। इस समिट का आयोजन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और स्टॉप टीबी पार्टनरशिप द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने टीबी मुक्त पंचायत पहल का भी शुभारंभ किया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा किसने यहाँ पे इसका उदाहरण किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। कहाँ पे? बनारस में। अगला है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पे थोड़ा छूट गया, इसको पहले देख लेते हैं। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण और उच्च नियंत्रण प्रयोगशाला केंद्र की आधारशिला रखी एवं मेट्रोपॉलिटन पब्लिक हेल्थ सर्विलांस यूनिट हेल्थ साइट का उद्घाटन किया। अगला है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022। तो 10 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन उत्तर प्रदेश में कराए जाने हेतु विभिन्न कमेटियों के गठन से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। उत्तर प्रदेश में पहली बार यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन प्रदेश के 4 जिलों में लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर में किया जाएगा। अगला है एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री। तो 5 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री ने आभासी माध्यम से वर्चुअल मीडियम से हरदोई के शंडिला में एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट्स फैक्ट्री का उद्घाटन किया। यह पेंट फैक्ट्री बर्जर समूह की है, बर्जर समूह का पेंट आता है उसका है। उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 के बारे में बात करें तो मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 को मंजूरी प्रदान की गई। इस नीति से जुड़ी रणनीतियों पहलुओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु एक राज्य खेल प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। इस नीति के अंतर्गत खिलाड़ियों को 3 श्रेणियों ग्रास रूट स्तर खिलाड़ी, विकासात्मक स्तर खिलाड़ी तथा उच्च स्तर खिलाड़ी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। आयुष्मान योजना के तहत प्रदेश में खेल योजनाओं के सभी एथलीट, कोच, खेल विज्ञान कर्मचारी और उनके परिवारों को इस नीति के तहत 5 लाख रुपए का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कोष के साथ राज्य में खेलों के लिए उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष बनाया जाएगा।
नई खेल नीति में ई स्पोर्ट्स को भी शामिल किया गया है। ई स्पोर्ट्स। अगला है पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन कार्यक्रम के बारे में। तो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा पर क्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन कार्यक्रम के अंतर्गत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु 5 वर्ष की अवधि कब से कब तक है, 2022-23 से लेकर 2026-27 तक अतिरिक्त राज्य सहायता टॉपअप दिए जाने से संबंधित प्रस्तावों की मंजूरी प्रदान की गई है। अगला है कालिंजर महोत्सव 2023। तो 17 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा जिले में कालिंजर महोत्सव 2023 का शुभारंभ किया। 17 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा जिले में कालिंजर महोत्सव 2023 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कालिंजर महोत्सव 2023 को राजकीय महोत्सव के रूप में मान्यता प्रदान करने की घोषणा की है। इमलिया कोडर गांव उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के थारू आबादी वाले गांव में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय थारू जनजाति संग्रहालय बनाया गया है। कहाँ पे? बलरामपुर जिले के थारू आबादी वाले गांव में। थारू जनजाति की जीवंत और विविध संस्कृति और जीवन शैली पर केंद्रित यह संग्रहालय 5.5 एकड़ जमीन में विस्तारित है। अगला है BFS ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन सेंटर। तो 4 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में BFS ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन किया। इस सेंटर में 10 देशों के लिए वीजा आवेदन से जुड़ी प्रक्रिया को पूरा करने की सुविधा उपलब्ध है। इस सेंटर द्वारा प्रारंभ में ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, चेक गणराज्य, स्विट्जरलैंड, क्रोएशिया, हंगरी, पुर्तगाल, जर्मनी, इटली तथा सऊदी अरब की यात्रा करने संबंधित सेवाएं प्रदान की जाएंगी। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023। तो 2 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 प्रख्यापित की है। यह नीति अधिसूचित होने की तिथि से आगामी 5 वर्ष या नई नीति आने तक संपूर्ण प्रदेश में प्रभावी होगी। इस नीति का उद्देश्य प्रदेश में कृषि उपज के प्रसंस्करण में बढ़ोतरी करना और अन्य राज्यों और देशों में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को प्रोत्साहित करना है। इस नीति के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना के संबंध में संयंत्र, मशीनरी और तकनीकी सिविल कार्य पर किए गए व्यय का 35% पूंजीगत अनुदान अधिकतम सीमा 5 करोड़ रुपये दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम दर्ज सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड। देखिए फरवरी 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। योगी जी पहले ऐसे मुख्यमंत्री जो लगातार 5 वर्ष 347 दिन से इस पद पर आसीन है। योगी से पूर्व कांग्रेस शासन में डॉक्टर संपूर्णानंद 5 वर्ष 345 दिन तक लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं। श्रेयस हरीश के बारे में तो 10 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 के दौरान सबसे युवा मोटर बाइक रेसर श्रेयस हरीश को सम्मानित किया। बेंगलुरु निवासी हरीश विश्व रेस में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय हैं। अगला है कलाशिनकोव AK-203 असॉल्ट राइफल। जनवरी 2023 में अमेठी स्थित कोरबा आयुध फैक्ट्री में कलाशिनकोव AK-203 असॉल्ट राइफलों का उत्पादन प्रारंभ हुआ। भारत रूस संयुक्त उपक्रम के तहत इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा इसका उत्पादन किया जा रहा है। ध्यातव्य है कि अमेठी के मुंशीगंज में असॉल्ट राइफल की यूनिट का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने 3 मार्च 2019 को किया था। गणतंत्र दिवस 2023 में उत्तर प्रदेश की झांकी। तो 30 जनवरी 2023 को रक्षा मंत्रालय द्वारा गणतंत्र दिवस 2023 की सर्वश्रेष्ठ झांकी एवं सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियों का परिणाम घोषित किया गया। इस परिणाम में उत्तर प्रदेश की अयोध्या दीपोत्सव विषय पर आधारित झांकी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। गणतंत्र दिवस परेड 2023 में उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम पर आधारित झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। ठीक है, 2023 में तीसरा स्थान मिला जबकि 2022 में पहला स्थान मिला था। अगला है राष्ट्रमंडल खेलों 2022 के पदक विजेता एवं प्रतिभागी तथा 36वें राष्ट्रीय खेल में प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ी सम्मानित हुए। तो 26 जनवरी 2023 को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश दिवस कार्यक्रम की श्रृंखला के क्रम में राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में राज्य के पदक विजेता एवं प्रतिभागी 14 खिलाड़ियों को कुल 5 करोड़ 30 लाख रुपए की पुरस्कार राशि एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किए। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में प्रदेश की प्रियंका गोस्वामी एथलेटिक्स, मेघना सिंह क्रिकेट, दीप्ति शर्मा क्रिकेट और ललित कुमार उपाध्याय हॉकी ने रजत पदक जीता, जबकि अन्नू रानी एथलेटिक्स, दिव्या ककरान कुश्ती, विजय कुमार यादव जूडो और वंदना कटियार हॉकी ने कांस्य पदक जीता। इस अवसर पर 36वें राष्ट्रीय खेल के प्रदेश के पदक विजेता 66 खिलाड़ियों को कुल 2 करोड़ 58 लाख 50 हज़ार रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की गई। उल्लेखनीय गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में उत्तर प्रदेश खिलाड़ियों ने 18 खेलों में कुल 56 पदक, जिसमें से ध्यान रखिएगा 18 खेलों में 56 पदक, 56 पदकों में 20 स्वर्ण, 18 रजत और 18 कांस्य, 20 स्वर्ण, 18 रजत, 18 कांस्य जीते। 36वें राष्ट्रीय खेल में उत्तर प्रदेश पदक तालिका में 8वें स्थान पर रहा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पर हुआ, तो गुजरात में हुआ और उत्तर प्रदेश ने कितना जीता,
इसमें कुल 56 पदक जीते। कितने कितने? 20 स्वर्ण, 18 रजत और 18 कांस्य जीते हैं और 8वें स्थान पर रहा है। 8वें स्थान पर रहा है। राष्ट्रमंडल खेल एवं विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता को 1.5 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता को 75 लाख रुपए और कांस्य पदक विजेता को 50 लाख रुपए की पुरस्कार राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है राष्ट्रमंडल खेल एवं विश्व चैंपियनशिप में। पद्म पुरस्कार 2023 में उत्तर प्रदेश की बात करें तो पद्म विभूषण से पद्म भारत के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वो पद्म विभूषण होता है। तो पद्म विभूषण में मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत सार्वजनिक मामले के लिए ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इन्हें दिया गया। जबकि पद्मश्री में राधा चरण गुप्ता साहित्य एवं शिक्षा में, दिलशाद हुसैन कला के क्षेत्र में, अरविंद कुमार विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में, उमा शंकर पांडे सामाजिक कार्य में, मनोरंजन साहू चिकित्सा में, ऋत्विक सान्याल कला के क्षेत्र में, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश मिलेट्स या कंदन पुनरुद्धार कार्यक्रम के बारे में। तो 28 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने प्रदेश में मिलेट्स में आपके ज्वार, बाजरा, कोदो, सावा, रानी, रागी, मड़ुआ आदि की खेती के प्रसंस्करण एवं उपयोग को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश मिलेट्स या कंदन पुनरुद्धार कार्यक्रम के संचालन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इस नवीन योजना को वर्ष 2023 1 जनवरी 2023 से वर्ष 2027 तक संचालित किया जाना प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु 5 वर्षों की अवधि में अनुमानित आकलित व्यय लगभग 186 करोड़ रुपए है। यह कार्यक्रम प्रदेश के सभी 75 जिलों में क्रियान्वित किया जाएगा। अगला है लक्ष्मण पुरस्कार या रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2020-21 और 21-22 के बारे में। तो 24 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर ध्यान रखिएगा कि 24 जनवरी को जो है उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। समारोह के अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लक्ष्मण पुरस्कार, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2020, 21 और 21-22 के पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। वर्ष 2020-21 और 21-22 के लिए कुल 12 खिलाड़ियों, दोनों वर्षों में कुल 12 खिलाड़ियों को लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार सम्मानित किया गया। यदि रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2020-21 की बात करें तो इसमें वुशु खेल में नेहा कश्यप को और हैंडबॉल में ज्योति शुक्ला को दिया गया। और लक्ष्मण पुरस्कार 2020-21 में हॉकी वेटरन वर्ग में राहुल सिंह को और कुश्ती में जो है मोहित यादव को दिया गया और कुश्ती वेटरन वर्ग में जो है जनार्दन सिंह यादव को दिया गया। वहीं पे जो है रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2021-22 जो है 21-22 का जूडो वेटरन वर्ग में तरुणा शर्मा को और वुशु में मनीषा भाटी को दिया गया है। और वहीं लक्ष्मण पुरस्कार में हॉकी वेटरन में मोहम्मद आरिफ को, एथलेटिक्स वेटरन वर्ग में राधेश्याम सिंह को और बैडमिंटन दिव्यांगजन वर्ग में सुहास एलवाई को, निशानेबाजी में दीपेंद्र सिंह को दिव्यांगजन वर्ग में और पैरा तीरंदाजी में विवेक चिकारा को दिया गया। रन फॉर G20 वॉकाथॉन तो 21 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के 4 शहरों, कौन कौन से ध्यान रखिए, चारों शहरों के नाम, लखनऊ, आगरा, नोएडा, वाराणसी। लखनऊ, आगरा, नोएडा, वाराणसी में रन फॉर G20 वॉकाथॉन का आयोजन किया गया। G20 सम्मेलन से जुड़ी 11 बैठकें उत्तर प्रदेश में आयोजित की जाएंगी। इन बैठकों का आयोजन लखनऊ, वाराणसी, आगरा और गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा और गौतम बुद्ध नगर में किया जाएगा। आरोहणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम तो जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में लड़कियों की सुरक्षा के लिए आरोहणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। तो ध्यान रखिएगा, आरोहणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम क्या है, तो ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में लड़कियों की सुरक्षा से संबंधित है। इस अभियान का उद्देश्य लड़कियों को अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने में सक्षम बनाना है। आरोहणी कार्यक्रम 3 चरणों में लागू होगा। पहले चरण में शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात प्रत्येक कस्तूरबा गांधी स्कूल के 2 शिक्षक छात्राओं को शिक्षित करेंगे। तीसरे चरण में सामुदायिक स्तर पर अभियान संचालित किया जाएगा। अगला 6ठा उत्तर प्रदेश दिवस समारोह तो 24 जनवरी 2023 को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश राज्य के 74वें स्थापना दिवस पर 6ठे उत्तर प्रदेश दिवस समारोह का लखनऊ में शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश 2023 का मुख्य विषय क्या था, याद रखिएगा, निवेश और रोजगार। पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन 2018 में किया गया, तो ये 6वीं बार किया जा रहा है। 24 जनवरी 1950 को तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 तो 18 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन बस्ती जिले के सांसद द्वारा वर्ष 2021 से किया जा रहा है। ठीक है, 2021 में भी हुआ था, फिर 2022 में, फिर 2023 में भी। सांसद खेल महाकुंभ का समापन 24 जनवरी 2023 को हुआ। इसका पहला चरण 10 से 16 दिसंबर 2022 तक आयोजित हुआ था।
अगला है डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 प्लेटिनम। तो देखिए 7 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के सचिव डॉक्टर रोशन जैकब ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स के तहत प्रदेश के माइन मित्रा पोर्टल को प्रदान किया गया प्लेटिनम अवार्ड सौंपा है। माइन मित्रा पोर्टल को डिजिटल इनिशिएटिव फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत प्लेटिनम अवार्ड प्रदान किया गया है। जिला जेल बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में स्थित इस जेल को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा कैदियों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता के लिए ईट राइट कैंपस टैग के साथ 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई। दिसंबर 2022 में यह सम्मान पाने वाला उत्तर प्रदेश का दूसरा जेल है। सितंबर 2022 में फर्रुखाबाद जिले में स्थित फतेहगढ़ सेंट्रल जेल को 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई। तो दो जेल हो गए, एक आपका बुलंदशहर का जेल है, दूसरा फर्रुखाबाद का है। आगे बात करते हैं 6वीं एलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप। तो 19 से 26 दिसंबर 2022 के मध्य तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में इसका आयोजन हुआ। कहाँ पर? भोपाल में। उत्तर प्रदेश ने पदक तालिका में कुल 3 पदक जीते हैं, तीनों कांस्य जीते हैं और ये प्राप्त करते हुए कुल 9वां स्थान हासिल किया है। 9वें स्थान पर कुल 3 पदक, 3 के तीनों कांस्य हैं। क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र हाल ही में भारत सरकार ने प्रयागराज, पटियाला, नागपुर, उदयपुर, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर में क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया। कहाँ पे नाम देखिए, उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश प्रयागराज, फिर आपका अन्य राज्यों में पटियाला, नागपुर, उदयपुर, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर। कुल कितने हो गए? कुल 7 हैं, ध्यान रखिएगा। 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र हैं, 7 के नाम याद रखिएगा। सानिया मिर्जा हाल ही में भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट बनने हेतु चुनी जाने वाली देश की पहली मुस्लिम महिला बनी है। सानिया मिर्जा, ये मिर्जापुर के रहने वाली हैं। मिर्जापुर की, ठीक है, तो इसे जोड़ लीजिएगा। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण हेतु आयोग। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित 5 सदस्यीय आयोग 28 दिसंबर 2022 को गठित किया गया। सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह इस आयोग के अध्यक्ष होंगे, अध्यक्षता करेंगे। आयोग के अन्य सदस्यों में चोप सिंह वर्मा पूर्व IAS, महेंद्र कुमार पूर्व IAS, संतोष कुमार विश्वकर्मा पूर्व अपर विधि परामर्शी, ब्रजेश कुमार सोनी पूर्व अपर विधि परामर्शी एवं अपर जिला जज। आयोग का कार्यकाल जो है वो 6 माह का, कितना है? 6 माह का है। ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली HMIS 26 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। यह पहल जो है राज्य चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDEC के सहयोग से शुरू की गई है। इसके माध्यम से रोगी पंजीकरण, प्रवेश, डिस्चार्ज, एम्बुलेंस, भोजन, दवाएं विवरण और डॉक्टरों की उपलब्धता जैसी सुविधाएं ऑनलाइन होंगी। भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति। तो देखिए, भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति का 63वां सत्र 18 से 19 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार लखनऊ में आयोजित हुआ। इसका भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति की स्थापना वर्ष 1919 में, ध्यान रखिएगा, वर्ष 1919 में अभिलेखों के प्रबंधन और ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए उनके उपयोग से जुड़े मुद्दों पर भारत सरकार को सलाह देने के लिए की गई थी। उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक नीति 2022 के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक नीति 2022 को मंजूरी प्रदान की। यह नीति जो है आगामी 5 वर्षों तक प्रभावी रहेगी। इस नीति की अधिसूचना जारी होने पर उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक नीति 2018 निरस्त हो जाएगी। वर्ष 2022 की नीति का उद्देश्य सुदृढ़ परिवहन अवस्थापना नेटवर्क का सृजन करना, विद्यमान वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचा का उन्नयन एवं सुधार करना, लॉजिस्टिक सुविधाओं की स्थापना में निजी निवेश को आकर्षित करना तथा स्मार्ट लॉजिस्टिक कार्य प्रणालियों की स्थापना करना है। एक जिला एक खेल। दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने हेतु एक जिला एक खेल योजना शुरू की गई है। ठीक है, एक जिला एक खेल दिसंबर 2022 में। इस ODOS वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना में शामिल करने हेतु 10 जिलों के खेलों में बदलाव किया गया। ध्यान रखिएगा इसको, कौन कौन से? तो मथुरा में जूडो के स्थान पर कुश्ती रखा गया है। बलिया, अम्बेडकर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर, यहाँ पर एथलेटिक्स के स्थान पर बैडमिंटन के स्थान पर एथलेटिक्स रखा गया है। बलिया, अम्बेडकर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर और श्रावस्ती में बैडमिंटन के स्थान पर कबड्डी रखा गया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त झांसी, गोंडा, लखीमपुर खीरी में बैडमिंटन के स्थान पर हॉकी रखा गया है और बहराइच में बैडमिंटन के स्थान पर फुटबॉल रखा गया है। खेलों संबंधित जिले की बात करें तो देखिए, खेल और कौन सा जिला? तो कुश्ती के लिए वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, बागपत, आजमगढ़, देवरिया, महाराजगंज है। तो गोरखपुर में कुश्ती है, ध्यान रखिएगा। एथलेटिक्स में आपका गोरखपुर और बनारस दोनों में कुश्ती है। एथलेटिक्स
मैनपुरी, फिरोजाबाद, जौनपुर, भदोही, संभल, सीतापुर, कासगंज, उन्नाव, अयोध्या, कौशाम्बी, एटा, अमेठी, रामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, चित्रकूट, बस्ती, हमीरपुर, हापुड़, मेरठ, गाजीपुर, शामली, बलिया और मुजफ्फरनगर। वहीं हॉकी में प्रतापगढ़, मऊ, बरेली, लखनऊ, रायबरेली, हरदोई, फरुखाबाद, मुरादाबाद, बलरामपुर, इटावा और गाजियाबाद। तो लखनऊ में हॉकी है। टेबल टेनिस आगरा कानपुर में, टेबल टेनिस आगरा कानपुर, बैडमिंटन अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर, वेट लिफ्टिंग मिर्जापुर और बिजनौर, बॉक्सिंग बुलंदशहर और कुशीनगर, तीरंदाजी सोनभद्र और ललितपुर, फुटबॉल हाथरस, तैराकी पीलीभीत, शूटिंग बांदा, कबड्डी कन्नौज, लॉन टेनिस प्रयागराज। तो ध्यान रखिएगा प्रयागराज में कौन सा लॉन टेनिस है, ठीक है। और हॉकी आपका लखनऊ में है। 3 हवाई अड्डों के लिए डीजी यात्रा का शुभारंभ। तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली से शुभारंभ किया गया 1 दिसंबर 2022 को। इन 3 हवाई अड्डों में नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु हवाई अड्डा शामिल थे। इसमें उत्तर प्रदेश का बनारस भी शामिल है। पहले चरण में डीजी यात्रा 7 हवाई अड्डों पर शुरू की जाएगी, जिनमें से 3 पर शुरुआत हो चुकी है। वर्ष 2023 तक इसे 4 अन्य पे हैदराबाद, कोलकाता, पुणे और विजयवाड़ा पर शुरू किया जाएगा। मातृ मृत्यु अनुपात के बारे में बात करें तो 30 नवंबर 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में मातृ मृत्यु अनुपात मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो MMR में गिरावट दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश को एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप में शामिल किया गया है। तो देखिए मातृ मृत्यु अनुपात था, मातृ मृत्यु की दर के आंकड़े 2018-20 के जो हैं, तो देखिए मातृ मृत्यु अनुपात जो है 167 है, जबकि दर कितनी है, रेट 14.3 है। 41वां रामायण मेला के बारे में बात करें तो 27 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में 41वें रामायण मेले का शुभारंभ किया। इस मेले का समापन जो है 30 नवंबर 2022 को हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार और रामायण मेला समिति के सहयोग से प्रतिवर्ष इस मेले का आयोजन किया जाता है। अयोध्या में रामायण मेला की शुरुआत वर्ष 1982 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्र ने की थी। प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर आयुक्त प्रणाली। तो देखिए 25 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा राज्य के 3 नए जिलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया। ये 3 जिले कौन से, प्रयागराज, गाजियाबाद, आगरा। ध्यान रखिएगा प्रयागराज, गाजियाबाद, आगरा। तत्पश्चात रमित शर्मा को प्रयागराज का, प्रीतिंदर सिंह को आगरा का, अजय कुमार मिश्रा को गाजियाबाद का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया। इसके अतिरिक्त आगरा, गाजियाबाद एवं प्रयागराज की नगरीय जनसंख्या 10 लाख से अधिक होने के दृष्टिगत मंत्रिपरिषद ने इस 3 महाजनपदों को महानगर क्षेत्र आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज को महानगर क्षेत्र मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित किए जाने विषय अधिसूचना के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली की बात करें तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 7 जिलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली है। ठीक है, देखिए लखनऊ में 2020 में लागू हुआ, गौतम बुद्ध नगर में 2020 में लागू हुआ। पहले 4 लागू हो चुके हैं, 3 अब फिर से हुए। कानपुर में 2021 में, वाराणसी में 2021 में, गाजियाबाद 2022, आगरा 2022 और प्रयागराज 2022, कुल 7 हैं। ये 7 के नाम आपको याद रखने हैं बस। मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना, तो 25 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना को संचालित किए जाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। यह योजना लागू होने की तिथि से 5 वर्ष तक के लिए कार्यान्वित की जाएगी। योजना के क्रियान्वयन हेतु यूपी नेडा को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। योजना अंतर्गत सरकार सामान्य पावरलूम बुनकरों को सोलर प्लांट की कुल लागत का 50% शासकीय अनुदान प्रदान करेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पावरलूम बुनकरों को सोलर प्लांट की कुल लागत का 75% शासकीय अनुदान प्रदान किया जाएगा। योजना अंतर्गत कम से कम 10% महिला बुनकरों को सम्मानित किया जाएगा। अगला है यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन के बारे में। तो देखिए 22 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन के पहले संस्करण का शुभारंभ किया। इसका आयोजन 25 नवंबर 2022 तक गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया। इसका आयोजन 25 नवंबर 2022 तक गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया। यह एक वार्षिक 36 घंटे का कार्यक्रम है जो छात्रों, शिक्षकों, अध्यापकों और भारत के अनुसंधान समुदाय और अफ्रीकी साझेदारों को एक मंच पर लाता है। काशी तमिल संगम के बारे में बात करें तो 17 नवंबर 2022 से 16 दिसंबर 2022 तक कार्यक्रम काशी तमिल संगमम का आयोजन वाराणसी में किया गया। ठीक है, 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक। 16 नवंबर 2022 को इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुस्तक तिरुकुरल का 13 भाषाओं में इसके अनुवाद के साथ विमोचन किया। इसका आयोजन शिक्षा मंत्रालय द्वारा अन्य मंत्रालयों जैसे कि संस्कृत, कपड़ा, रेलवे, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना और प्रसारण आदि तथा उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से किया गया। IIT मद्रास और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इस कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन एजेंसी नामित थे। IIT मद्रास तमिलनाडु
और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। 10 दिसंबर 2022 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा काशी तमिल संगम के आयोजन को यादगार बनाने हेतु काशी तमिल संगम एक्सप्रेस नामक एक नई ट्रेन सेवा घोषणा की है। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022 के बारे में बात करें तो 11 से 12 नवंबर 2022 के मध्य पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022 वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन जो है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किया गया। सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनलैंड वाटर वे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के फैसिलिटेशन सेंटर की वेबसाइट लॉन्च की है। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023, तो ये इसकी रैंकिंग 15वें संस्करण को जारी किया गया नवंबर 2022 में। इसमें उत्तर प्रदेश स्थित आईआईटी कानपुर ने इस रैंकिंग में शीर्ष 100 में स्थान प्राप्त किया है। तो देखिए इसकी भारतीय रैंक जो है आईआईटी कानपुर की 6ठी है और एशिया रैंक 66 है आईआईटी कानपुर। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के बारे में तो नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के प्रख्यापन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। यह नीति जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी एवं 5 वर्ष की अवधि अथवा राज्य सरकार द्वारा नीति अधिसूचित करने की अवधि से जो भी पूर्व होगा तक लागू रहेगी। इस नीति के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी यूपी नेडा को नोडल एजेंसी नामित किया गया। इस नीति के अंतर्गत सौर ऊर्जा संयंत्र, सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना सरकारी उपक्रमों को ₹1 प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की दर से ग्राम पंचायत व राजस्व की भूमि दी जाएगी। प्रति एकड़ ₹1 प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की दर पे। इस नीति के तहत उत्तर प्रदेश में आगामी 5 वर्षों में 2026-27 तक में सौर परियोजनाओं से 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसमें सौर पार्क की स्थापना से 14,000 मेगावाट, सोलर रूफटॉप आवासीय क्षेत्र से 4,500 मेगावाट, सोलर रूफटॉप गैर आवासीय संस्थान से 1,500 मेगावाट तथा पीएम कुसुम योजना घटक C1 और C2 से 2,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य शामिल है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने निजी आवासों पर नेट मॉनिटरिंग व्यवस्था के साथ ग्रिड संयोजित सिस्टम की स्थापना पर केंद्रीय वित्तीय सहायता के अतिरिक्त राज्य सरकार की तरफ से ₹15,000 प्रति किलोवाट, अधिकतम ₹30,000 प्रति उपभोक्ता के राज्य अनुदान की अनुमानियता को भी स्वीकृति प्रदान की है। इस नीति के तहत अयोध्या शहर को मॉडल सिटी के रूप में विकसित करने के अलावा प्रदेश के 16 नगर निगमों तथा नोएडा को भी सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। सौर ऊर्जा संयंत्रों के रखरखाव हेतु 30,000 युवकों को सौर ऊर्जा संयंत्रों के अनुरक्षण का प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें सूर्य मित्र नाम दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के बारे में बात करें तो 23 नवंबर 2022 को यह नीति लागू की गई। यह नीति उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2018 का स्थान लेगी। इस नीति की प्रभावी अवधि नीति लागू होने से 5 वर्ष तक रहेगी। 1 फरवरी 2018 के बाद पंजीकृत निर्माणाधीन निर्मित व असंचालित इकाइयाँ जिन्होंने पर्यटन नीति 2018 के अंतर्गत पंजीकरण कराया इस नीति के अंतर्गत अनुमान लाभ के पात्र होंगे। इस नीति के तहत नए पर्यटन गंतव्यों रामायण सर्किट, कृष्ण ब्रज सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, वाइल्ड लाइफ एंड इको टूरिज्म सर्किट, बुंदेलखंड सर्किट, महाभारत सर्किट, शक्तिपीठ सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, सूफी कबीर सर्किट, जैन सर्किट, क्राफ्ट सर्किट और स्वतंत्रता सर्किट का विकास किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति 2022 के बारे में तो नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति 2022 को मंजूरी दी। इस नीति के तहत राज्य में घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय निवेश आकर्षित किए जाएंगे। यह नीति अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगी और 5 वर्ष की अवधि हेतु अथवा नई नीति की उद्घोषणा तक जारी रहेगी। आगे चलते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022। तो 3 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 को अनुमोदित किया गया। इस नीति की प्रभावी अवधि अधिसूचित होने की तिथि से 5 वर्ष तक रहेगी। इस नीति के अंतर्गत राज्य में एक्सप्रेस वे, वेज एवं फ्रेट कॉरिडोर्स के किनारे लैंड बैंक तथा एकीकृत मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। इस नीति में वित्तीय प्रोत्साहन, उपादान एवं रियायतों के संबंध में स्टाम्प शुल्क में छूट की व्यवस्था की गई है। इसके तहत भूमि के क्रय पर राज्य बुंदेलखंड और पूर्वांचल में 100%, मध्यांचल एवं पश्चिमांचल अर्थात गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जिलों को छोड़ करके तो मध्यांचल और पश्चिमांचल क्षेत्र में 75% स्टाम्प शुल्क में छूट दी जाएगी। बुंदेलखंड और पूर्वांचल में 100% है। गौतम बुद्ध नगर एवं गाजियाबाद जिले में स्टाम्प शुल्क में 50% की छूट प्रदान की जाएगी, जो ये पश्चिमांचल का हिस्सा है।
सातवां भारत जल सप्ताह, तो 1 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गौतम बुद्ध नगर के इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में 7वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया। इसका समापन 5 नवंबर 2022 को हुआ। 7वें भारत जल सप्ताह का विषय क्या था, थीम क्या था, टिकाऊ विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। टिकाऊ विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा था। इस कार्यक्रम के डेनमार्क, सिंगापुर और फिनलैंड भागीदार देश थे। डेनमार्क, सिंगापुर और फिनलैंड। उत्तर प्रदेश डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पादन संवर्धन नीति 2022। हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पादन संवर्धन नीति 2022 को मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने। यह नीति अधिसूचना जारी होने की तिथि से 5 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगी। इसका उद्देश्य निवेशकों की सुविधा के लिए प्रक्रियाओं के सरलीकरण द्वारा राज्य में दूध आधारित उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहित करना है। इस नीति में अगले 5 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश का लक्ष्य रखा गया है। पशु आहार निर्माणशाला पर पहली बार सरकार 7.5 करोड़ रुपए तक की छूट प्रदान करेगी, पहली बार में। आगे चलते हैं। योटा डाटा सेंटर 31 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध नगर के नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में स्थापित डेटा सेंटर का लोकार्पण किया। तो ध्यान रखिएगा, नॉलेज पार्क कहाँ पे है, गौतम बुद्ध नगर में। इस सेंटर का नाम योटा डेटा सेंटर है। यह देश का सबसे बड़ा एवं उत्तर प्रदेश का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर है। यह डेटा सेंटर हीरा नंदानी ग्रुप द्वारा बनाया गया है। एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन। तो 27 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में स्थित किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय KGMU में थोरेसिक सर्जरी विभाग व वैस्कुलर सर्जरी विभाग एवं ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग में एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन का लोकार्पण किया। इस मशीन से प्लेटलेट्स और प्लाज्मा में प्रारंभिक दौरे में हुए किसी भी प्रकार के संक्रमण को समाप्त किया जा सकता है, जो अंग प्रत्यारोपण अथवा कमजोर इम्यूनिटी वाले मरीजों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध साबित होगी। आगे बढ़ते हैं। दीपोत्सव 2022 षष्ठम, छठा था ये। 23 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम की पैड़ी अयोध्या में दीपोत्सव 2022 के अवसर पर दीप प्रज्वलित किया। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने भगवान श्री राम के प्रतीक स्वरूप का राज्याभिषेक किया। इस दीपोत्सव में 15.76 लाख दीप प्रज्वलित कर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। यह रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। सितंबर 2022 में अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का भी उद्घाटन हुआ। देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य। तो 19 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रानीपुर बाघ अभ्यारण्य के गठन की अधिसूचना जारी की। रानीपुर बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में अवस्थित है। यह देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य है। रानी बाघ अभ्यारण्य उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र है, जिसमें बाघ, तेतुएं, स्लोथ रीछ, चित्तीदार हिरण, सांभर और चिकारा जैसे जीवों का वास है। पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश तथा रानीपुर बाघ अभ्यारण्य एक दूसरे के करीब स्थित है, जो बाघों की आवाजाही के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारा है। ठीक है, यहाँ बहुत आंकड़ों की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए, उत्तर प्रदेश में स्थित बाघ अभ्यारण्य, तो अमानगढ़ क्षेत्र कार्बेट टाइगर रिजर्व का ये बफर जोन है। ठीक है, पहला है दुधवा, दूसरा है अमानगढ़ क्षेत्र, तीसरा है आपका पीलीभीत और चौथा है रानीपुर। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, दुधवा, और सबसे छोटा रानीपुर है। आगे बढ़ते हैं। यूफीलेक्स 2022। तो 15 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ललित कला अकादमी लखनऊ में 12वीं उत्तर प्रदेश डाक टिकट प्रदर्शनी यूफीलेक्स 2022 का उद्घाटन किया। इसका विषय था भारत की समृद्धि, संस्कृति और विकास में उत्तर प्रदेश का योगदान। सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 के बारे में बात करें तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा प्रसिद्ध अमेरिकी इतिहासकार प्रोफेसर बारबरा मेटकाफ को यह सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 दिया गया। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, और ध्यान रखिएगा ये जो है अमेरिकी इतिहासकार हैं प्रोफेसर बारबरा मेटकाफ। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022, तो 14 अक्टूबर 2022 को इस इंडेक्स के 7वें वार्षिक संस्करण को प्रकाशित किया गया। सूचकांक में उत्तर प्रदेश को बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत शामिल किया गया है। सूचकांक में उत्तर प्रदेश को गत वर्ष की तुलना में अपनी रैंक में सुधार करते हुए 0.5201 के समग्र स्कोर के साथ 12वां स्थान प्राप्त किया है, जबकि इससे पहले 2021 में इसे अंतिम स्थान 18वां स्थान प्रदान किया गया था। 18 से 12 पहुंच गया। 3 विषयों के तहत उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन जो है ये देखिए, आर्थिक न्याय में 11वीं रैंक, सामाजिक न्याय में 5वीं रैंक, आर्थिक न्याय में 11वीं, राजनीतिक न्याय में 5वीं और सामाजिक न्याय में 13वीं रैंक है। कुल 12वीं रैंक हो गया। लीड्स 2022, तो 13 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने लीड्स 2022 सर्वेक्षण रिपोर्ट के चौथे संस्करण को जारी किया। सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश को स्थल रुद्ध लैंड लॉक्ड राज्य में वर्गीकृत किया गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश को अचीवर्स
ग्रेड के तहत समूहबद्ध किया गया है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022, 13 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने नई इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण, विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 को मंजूरी प्रदान की। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में देश के अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करना है। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश को इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में देश के अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करना है। यह नीति अधिसूचना की तिथि से अगले 5 वर्षों तक प्रभावी रहेगी। यह नीति त्रिआयामी प्रोत्साहन व्यवस्था प्रदान करती है, जिसमें निर्माता, उपभोक्ता एवं बैटरी संबंधित सुविधाएं प्रदान करने वाले सेवा प्रदाता शामिल हैं। अधिसूचना की तिथि से पहले 3 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में खरीदे गए एवं पंजीकृत सभी श्रेणियों के इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% रोड टैक्स एवं पंजीकरण शुल्क से छूट प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश में निर्मित किसी भी इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद एवं पंजीकरण पर रोड टैक्स एवं पंजीकरण शुल्क में 100% की छूट चौथे एवं 5वें वर्ष भी जारी रहेगी। यह नीति पहले 2 लाख दोपहिया वाहन, दोपहिया, पहले 50,000 तिपहिया और पहले 25,000 चौपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी का प्रावधान करती है। इसके तहत प्रति दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर फैक्ट्री लागत का 15%, जो अधिकतम 5,000 रुपये हो सकता है, सब्सिडी प्रदान की जाएगी। प्रति तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर अधिकतम 12,000 रुपये तक की छूट प्रदान की जाएगी और वहीं प्रति चौपहिया इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर 1 लाख रुपये तक की छूट प्रदान की जाएगी। यह नीति राज्य में पहली 400 निजी इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर भी सब्सिडी का प्रावधान करती है। यह सब्सिडी प्रति निजी इलेक्ट्रिक बस की खरीद पर अधिकतम 20 लाख रुपए की सीमा तक प्रदान की जाएगी। इस नीति के तहत सरकारी कर्मचारियों को अग्रिम पेशकश द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस नीति के तहत राज्य में पहले 2000 चार्जिंग सुविधा विकसित करने वाले सेवा प्रदाताओं को प्रति परियोजना अधिकतम 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। प्रथम 1000 स्वैपिंग स्टेशनों की सुविधा विकसित करने वाले सेवा प्रदाताओं को प्रति स्वैपिंग स्टेशन पर 5 लाख रुपए तक की पूंजी सब्सिडी देने का प्रावधान है। वहीं प्रथम 5 मेगा ईवी परियोजनाओं तथा प्रथम 5 मेगा बैटरी परियोजनाओं को उनके आहर स्थिर पूंजी निवेश एलिजिबल फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट के 20% की दर से सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जो प्रति परियोजना अधिकतम 500 करोड़ रुपए होगी। उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं परिधान नीति 2022, 13 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं परिधान नीति 2022 को मंजूरी प्रदान की है। यह नीति अधिसूचना जारी होने की तिथि से अगले 5 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगी। इसका उद्देश्य राज्य को वैश्विक स्तर के परिधान निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना और कपड़ा उद्योग समेत सभी प्रकार की इकाइयों जैसे कि हथकरघा, पावरलूम, कताई, बुनाई, प्रसंस्करण और परिधान का सतत विकास करना है। इस नीति के तहत वस्त्र और परिधान इकाइयों को प्लांट और मशीनरी की खरीद पर किए गए निवेश पर 25% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। पूंजीगत सब्सिडी की अधिकतम सीमा 100 करोड़ रुपए प्रति यूनिट होगी। उत्तर प्रदेश राज्य जैव नीति के बारे में बात करें, जैव नीति 2022 के बारे में, तो सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 को स्वीकृति प्रदान की। यह नीति की अवधि 5 वर्ष तक रहेगी। इस नीति के तहत कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन पर 75 लाख रुपए प्रति टन की दर से अधिकतम 20 करोड़ रुपए तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी। और वहीं मर्यादा मूर्ति की बात करें तो 12 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में श्री यदुगिरी यतिराज मठ में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ डिग्निटी, जिसे मर्यादा मूर्ति हिंदी में कहते हैं, का अनावरण किया। कहाँ पर? अयोध्या में। मुलायम सिंह यादव तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के संस्थापक का 10 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया। वर्तमान में वह मैनपुरी से लोकसभा के सदस्य तथा 7 बार लोकसभा के लिए चुने गए थे। वर्ष 1992 में उन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। वह 3 बार 1989, 91 और 93, 95 फिर 2003 से 2007 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। वर्ष 1996 से 98 के मध्य वह तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा और I.K. गुजराल की कैबिनेट में रक्षा मंत्री भी रहे हैं। उन्हें वर्ष 2012 में इंटरनेशनल ज्यूरिट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के बारे में। तो 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 के मध्य आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में उत्तर प्रदेश ने कुल 56 पदक स्वर्ण, जिसमें 56 पदक में ध्यान रखिएगा 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पे हुआ था? आपका गुजरात में। तो इसमें 56 पदक, जिसमें 20 स्वर्ण हैं, 18 रजत, 18 कांस्य, इसके बारे में पहले हम लोग बात कर चुके हैं। 8वां स्थान प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश के राम बाबू एथलीट ने 35 किलोमीटर पैदल चाल में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। राम बाबू ने जो है अपना रिकॉर्ड 2 घंटे 36 मिनट और 34 सेकंड में पैदल चाल पूरा करके यह रिकॉर्ड कायम किया। मेरठ की पारुल चौधरी 2 स्वर्ण पदक इन्होंने जीता और एथलेटिक्स वर्ग में। वहीं उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक पदक एथलेटिक्स की स्पर्धाओं में जीते, कुल 9 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक। भारतीय सड़क कांग्रेस का 81वां वार्षिक अधिवेशन
ये जो है मध्य इंदिरा जो है 8 से 11 अक्टूबर 2022 के मध्य इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर लखनऊ में भारतीय सड़क कांग्रेस का 81वां वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया। मिशन निरामया ध्यान रखिएगा इसको, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा एसजीपीजीआई लखनऊ के कन्वेंशन सेंटर में इस मिशन का शुभारंभ 8 अक्टूबर 2022 को किया। राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने और पैरामेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता में बदलाव करने के उद्देश्य से या लाने के उद्देश्य से यह मिशन शुरू किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के बारे में बात करें तो 2 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ भारत दिवस 2022 के अवसर पर स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 रिपोर्ट जारी की गई। यह सर्वेक्षण पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा पूर्ण किया गया है। मोबाइल ऐप एवं वेब पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक भागीदारी वाला राज्य उत्तर प्रदेश रहा है। मोबाइल ऐप एवं वेब पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक भागीदारी वाला जिला कानपुर देहात है और देश भर के 33 राज्यों के सभी प्रदेशों की समग्र रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को 18वां स्थान मिला। 18वां स्थान। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 शहरी तो 1 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 को घोषित किया। परिणाम, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में 1 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में नोएडा को 5वां स्थान मिला है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 20 शहरों में प्रदेश के 4 शहरों को स्थान प्राप्त हुआ है, जिसमें गाजियाबाद 12वें पे, मेरठ 15वें पे, प्रयागराज 16वें पे और लखनऊ 17वें स्थान पर शामिल है। इस श्रेणी में बनारस को 21वां, आगरा को 23वां व कानपुर को 29वां स्थान प्राप्त हुआ है। गंगा नगरों की 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में प्रदेश के कुल 13 नगर शामिल हैं, जिसमें बिजनौर और कन्नौज क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर। बिजनौर पहले पे, कन्नौज दूसरे पे है। जबकि गंगा नगरों की 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में प्रदेश के कुल 7 नगर शामिल हैं, जिसमें वाराणसी को दूसरा और प्रयागराज को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। वाराणसी को दूसरा, प्रयागराज को चौथा। शीर्ष 20 स्वच्छ छावनी में प्रदेश की 3 छावनियां शामिल हैं, जिनमें वाराणसी छावनी 15वें नंबर पर, शाहजहाँपुर छावनी 16वें नंबर पर, मथुरा छावनी 17वें नंबर पर शामिल है। 100 शहरी स्थानीय निकायों से अधिक की श्रेणी वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश का 10वां स्थान है, जबकि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में इसी श्रेणी में प्रदेश को 6वां स्थान प्राप्त हुआ था, मतलब गिरावट दर्ज की गई। प्रेरक दौड़ सम्मान के तहत गोल्ड अनुपम श्रेणी में उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त सिल्वर श्रेणी उज्ज्वल श्रेणी में प्रदेश के 2 शहरों मथुरा और अमरोहा गजरौला जिसे कहते हैं शामिल है। कचरा मुक्त शहरों जीएफसी की स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत गाजियाबाद लखनऊ को 3 स्टार शहरों के रूप में प्रमाणित किया गया है, जबकि मेरठ पूर्व एवं सहारनपुर को 1 स्टार प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। भारत पर्यटन सांख्यिकी 2022 तो 27 सितंबर 2022 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर, ध्यान रखिए विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर के अवसर पर भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत पर्यटन सांख्यिकी 2022 नामक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार घरेलू पर्यटकों के लिए वर्ष 2021 में 5 सर्वाधिक पसंदीदा स्थलों में से उत्तर प्रदेश का ताजमहल और आगरा किला शामिल है। विदेशी पर्यटकों के लिए 5 सर्वाधिक पसंदीदा पर्यटक स्थलों में उत्तर प्रदेश में स्थित ताजमहल और आगरा का किला शामिल है। देखिए, घरेलू पर्यटकों के लिए भी और आपके विदेशी पर्यटकों के लिए भी, ठीक है, दोनों के लिए आगरा का ताजमहल और आगरा का किला। वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश में 4.24% विदेशी पर्यटक आए और 2021 में उत्तर प्रदेश में 16.19% घरेलू पर्यटकों का आगमन हुआ। राज्य परिवर्तन आयोग तो 27 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य योजना आयोग का पुनर्गठन करते हुए इसके स्थान पर नवीन संस्था राज्य परिवर्तन आयोग स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के सृजन के प्रस्ताव को अनुमति प्रदान की गई, स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री राज्य परिवर्तन आयोग के अध्यक्ष होंगे। यह आयोग एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा, जैसे केंद्र में नीति आयोग कार्य करता है और विभिन्न विभागों के विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श करने के बाद नीतियाँ तैयार करेगा। उल्लेखनीय कि उत्तर प्रदेश में राज्य योजना आयोग की स्थापना 24 अगस्त 1972 को की गई थी। ये महत्वपूर्ण याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति 2022 के बारे में बात करें तो 27 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति 2022 को मंजूरी प्रदान की गई। नई नीति अंतर्गत स्थापित होने वाले नए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को पूंजीगत सब्सिडी के रूप में 10% से 25% तक सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल क्षेत्रों में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम इकाइयों हेतु सब्सिडी की सीमा क्रमशः 25%, 20% और 15% होगी। ध्यान रखिएगा, बुंदेलखंड पूर्वांचल क्षेत्रों में सूक्ष्म के लिए 25, लघु के लिए 20 और मध्यम के लिए 15%। मध्यांचल एवं पश्चिमांचल में सब्सिडी की सीमा क्रमशः
सूक्ष्म के लिए 20, लघु के लिए 15 और मध्यम के लिए 10% होगी। और वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला उद्यमियों को 2% अधिक सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। आगे बात करते हैं नेशनल अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कॉन्क्लेव के बारे में। तो देखिए, कॉन्क्लेव 2022, तो 23 से 24 सितंबर 2022 तक लखनऊ में नेशनल अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार का आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति के द्वारा किया गया। दंड प्रक्रिया संहिता उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक 2022, तो 22 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु CRPC अर्थात दंड प्रक्रिया संहिता उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया। विधेयक में किए गए प्रावधान के तहत अब बलात्कार के आरोपियों को जमानत नहीं मिलेगी। ध्यान रखिएगा, बलात्कार के आरोपियों को जमानत नहीं मिलेगी। इसके तहत न केवल बलात्कार अपितु यौन अपराध बदसलूकी और यौन अपशब्द के मामले में भी अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2022, तो 22 सितंबर 2022 को रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2022 जारी की। उत्तर प्रदेश में अशोधित जन्म दर कुल कितना है? 25.1 है। ग्रामीण स्तर पर 26.1, शहरी स्तर पर 22.1 दर्ज की गई है। इसके अतिरिक्त राज्य में राष्ट्रीय स्तर पर अशोधित मृत्यु दर कितनी है? वो कुल 6.5 है। 6.5 ग्रामीण स्तर पर 6.8 और शहरी स्तर पर 5.4 दर्ज की गई है। राज्य में 5 वर्ष से कम उम्र के शिशुओं की मृत्यु दर कुल 43 अंक है। पुरुष 43 हैं, महिलाएं 44 दर्ज की गई है। इसके साथ ही राज्य में जन्म के समय लिंगानुपात जो है वो कितना दर्ज किया गया? 905। महत्वपूर्ण याद रखिएगा। राष्ट्रीय पोषण माह 2022 के बारे में, तो 16 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय पोषण माह 2022 कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 501 आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण तथा 199 आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास किया है। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों के सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु सहयोग मोबाइल ऐप तथा 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए ECCE आधारित बाल पिटारा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री ने आकांक्षात्मक जिलों में 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए दूरभाष पर गतिविधियों पर आधारित सीखने सिखाने की प्रणाली दुलार कार्यक्रम की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश का पहला तैरता सोलर संयंत्र, तो 15 सितंबर 2022 को औरैया जिले के दिव्यापुर में NTPC द्वारा स्थापित 20 मेगावाट के तैरते सोलर संयंत्र में बिजली उत्पादन शुरू हुआ। इससे NTPC औरैया संयंत्र की कुल क्षमता बढ़कर के 704 मेगावाट हो गई है। IDF वर्ल्ड डेयरी समिट 2022, तो 12 से 15 सितंबर 2022 तक गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित एक्सपो मार्ट में IDF वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। भारत में 48 वर्ष बाद यह समिट आयोजित की गई है। IDF वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड के विषय पर केंद्रित थी। 75वीं सीनियर नेशनल एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2022, तो 6 से 10 सितंबर 2022 को गुवाहाटी, असम के गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश से पदक तालिका में कुल 4 पदक, 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य प्राप्त कर 9वां स्थान हासिल किया है। चुनार लॉजिस्टिक पार्क 5 सितंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने चुनार मिर्जापुर में इस लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी। इस परियोजना के तहत प्रारंभ में लगभग 400 कंटेनर की सुविधा विकसित की जाएगी और सामान के भंडारण और संचालन के लिए 2000 वर्ग मीटर के गोदाम बनाए जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022, तो 5 सितंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर देवरिया जिले के शिक्षक खुर्शीद अहमद को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 सम्मानित किया गया है। ठीक है, देवरिया जिले के शिक्षक खुर्शीद अहमद को। इस वर्ष देश भर के 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया, जिनमें उत्तर प्रदेश से मात्र 1 शिक्षक शामिल थे। भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार 2022, तो अगस्त 2022 में रजा फाउंडेशन ने प्रयागराज के लेखक सौम्य मालवीय को भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार 2022 से प्रदान किया। आगे बढ़ते हैं। उन्हें यह पुरस्कार उनके कविता संग्रह घर एक नामुमकिन जगह के लिए दिया गया है। रवि किशन शुक्ला, तो 30 अगस्त 2022 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने अभिनेता रवि किशन शुक्ला को राष्ट्रीय क्षय रोग TB रोग जो है उन्मूलन कार्यक्रम का ब्रांड मिशन नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण हो जाता है। रवि किशन वर्तमान में गोरखपुर से लोकसभा सदस्य हैं। NMCG उत्तर प्रदेश जल निगम और BVEPL के मध्य समझौता हुआ है। NMCG मतलब राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, तो 25 अगस्त को यह हुआ। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन उत्तर प्रदेश जल निगम और मेसर्स विश्वराज
एनवायरमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जिसे BEPL कहते हैं, के मध्य हाइब्रिड इम्यूनिटी मोड आधारित आगरा के लिए 582.84 करोड़ रुपए की लागत राशि से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के विकास से त्रिपक्षीय रियायत समझौता हस्ताक्षरित हुआ है। उत्तर प्रदेश रक्षा एवं एरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2018 में संशोधन। 16 अगस्त 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा संशोधन के संबंधित यह प्रस्ताव अनुमोदित हुआ है। इस नीति में डिफेंस पैकेजिंग रक्षा उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र को शामिल करने के लिए संशोधन किया गया है। उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म विकास बोर्ड। 16 अगस्त 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इस बोर्ड का गठन और इसका विनियमन अनुमोदित किया गया है। इस बोर्ड का मुख्यालय उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म बोर्ड विकास बोर्ड का मुख्यालय लखनऊ में होगा। इसका मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। कुकरेल नाइट सफारी पार्क। 16 अगस्त 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा लखनऊ जिले में स्थित कुकरेल वन क्षेत्र में नाइट सफारी पार्क की स्थापना के संबंध से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। 2027.4 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तारित कुकरेल वन क्षेत्र में 350 एकड़ में नाइट सफारी की स्थापना की जाएगी। 150 एकड़ क्षेत्र में प्राणी उद्यान बनाया जाएगा। रूपल चौधरी उत्तर प्रदेश की एथलीट हैं। ये विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के एक संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। कोलंबिया कैली में 106 अगस्त 2022 के मध्य आयोजित विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में कांस्य जीतने के अतिरिक्त रूपल रजत पदक विजेता भारत की 4x400 मीटर मिश्रित रिले टीम की सदस्य भी थी। रूपल विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में महिलाओं की 400 मीटर की दौड़ में कोई पदक जीतने वाली दूसरी महिला है। इसके पूर्व वर्ष 2018 में हिमा दास ने इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, तो इन्होंने कांस्य जीता था इसके लिए। एक सेकंड आगे चलते हैं। इंडो इजरायल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो 8 अगस्त 2022 को केंद्रीय एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के मधोपुर चंदौली में इंडो इजरायल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वेजिटेबल का शिलान्यास किया है। फ्लिपकार्ट वाराणसी जिला प्रशासन के मध्य समझौता। तो 7 अगस्त 2022 को दोनों के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुए हैं। इस समझौता ज्ञापन के तहत बनारसी साड़ी, हस्तनिर्मित कालीन, जरदोजी क्राफ्ट, मेटल क्राफ्ट और हस्तनिर्मित दरी जैसे प्रतिष्ठित उत्पादों को फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाएगा। अन्नू रानी। तो 7 अगस्त 2022 को बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में मेरठ के बुरहान बहादुरपुर गांव की रहने वाली महिला भाला फेंक खिलाड़ी अन्नू रानी ने महिलाओं के भाला फेंक स्पर्धा में 60 मीटर की दूरी तक भाला फेंककर कांस्य पदक जीता है। अन्नू रानी कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों की भाला फेंक स्पर्धा में यह उपलब्धि हासिल करने वाली देश की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। अन्नू रानी। उत्तर प्रदेश सरकार डेलाइट इंडिया के मध्य समझौता। तो 5 अगस्त 2022 को दोनों के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुए हैं। इस समझौते के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक लाने में लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु डेलाइट इंडिया को सलाहकार के रूप में नियुक्त करेगी। गगन कुमार पासवान तो गौतम बुद्ध नगर में तैनात पुलिस कांस्टेबल हैं। नीदरलैंड के रॉटरडम में आयोजित विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2022 में कांस्य पदक जीता है। गगन ने यह पदक बैडमिंटन की पुरुष युगल 30+ स्पर्धा में भारतीय मूल के सुनील दाहिया के साथ जीता, जो न्यूजीलैंड पुलिस में कार्यरत हैं। आगे बात करते हैं भारत नवाचार सूचकांक 2021 के बारे में बात करते हैं। तो देखिए 21 जुलाई 2022 को इस सूचकांक के 3य संस्करण को नीति आयोग ने जारी किया। इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश को बड़े राज्यों में शामिल किया गया है। तो उत्तर प्रदेश की जो समग्र रैंक है वो कितनी है? 7 है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। तो 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के उरई तहसील के कथेरी गांव से बुंदेलखंड एक्सप्रेस का उद्घाटन किया और इसका शिलान्यास इन्होंने जो है 29 फरवरी 2020 को किया था। इस एक्सप्रेस वे के निर्माण से बुंदेलखंड क्षेत्र, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे एवं यमुना एक्सप्रेस वे के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से जुड़ गया। इस एक्सप्रेस वे का निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपी-ईडा द्वारा किया गया है। इसकी कुल अनुमानित लंबाई 296.070 किलोमीटर है। गौरतलब है कि 4 लेन वाले एक्सप्रेस वे का निर्माण लगभग 14,850 करोड़ रुपए की लागत से किया गया। भविष्य में से 6 लेन तक भी विस्तारित किया जा सकता है। इसका प्रारंभ स्थान जनपद चित्रकूट में राष्ट्रीय राजमार्ग 35 पर भरतकूप के निकट एवं समाप्ति स्थान जनपद इटावा के ग्राम कुदरैल के निकट है। यह एक्सप्रेसवे 7 जिलों कौन कौन से ध्यान रखिएगा? चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा से होकर गुजरता है। गौरतलब है एक्सप्रेसवे के संरेखण एलिगमेंट पर पड़ने वाली प्रमुख नदियों में बागेन, केन, श्यामा, चंदावल, बिरमा, यमुना, बेतवा एवं सेंगर शामिल हैं।
NIRF इंडिया रैंकिंग 2022, तो 15 जुलाई 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस रैंकिंग को जारी किया गया, इस रैंकिंग को। और इसमें जो उत्तर प्रदेश के संस्थान जिन्हें रैंक दी गई है, तो IIT कानपुर को 5वां, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 11वां, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 19वें नंबर पर, IIT BHU 29, MT विश्वविद्यालय 42वें नंबर पे, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी 75वें पे, बाबा साहब भीमराव मेडिकल यूनिवर्सिटी 78वें पे और शिव नारायण विश्वविद्यालय 94वें नंबर पे। उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2022, तो 4 से 7 जुलाई 2022 तक उत्तर प्रदेश आम महोत्सव का आयोजन लखनऊ में किया गया। इस उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा लखनऊ में स्वीकृत आम के मेगा क्लस्टर का भी उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश में आमों की टैगिंग काकोरी ब्रांड के रूप में की जा रही है, महत्वपूर्ण याद रखिएगा, काकोरी ब्रांड। NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक, तो 5 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राज्य रैंकिंग सूचकांक जारी की गई। यह सूचकांक का प्रथम संस्करण जिसे खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने विकसित किया है। सूचकांक में सामान्य श्रेणी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने 0.797 स्कोर के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य समझौता, 1 जुलाई 2022 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य 30 वर्षों की अवधि हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के स्वामित्व वाले 5 हवाई अड्डों के संचालन के लिए और प्रबंधन समझौता हस्ताक्षरित हुआ है। इन 5 हवाई अड्डों में अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, म्योरपुर, श्रावस्ती, अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, म्योरपुर और श्रावस्ती में स्थित हवाई अड्डे शामिल हैं। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर डेस्क, तो 23 जून 2022 को उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर डेस्क पुलिस सहायता केंद्र लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के कैसरबाग कोतवाली में खोला गया है। इस सेल का उद्देश्य ट्रांसजेंडरों की शिकायतों की सुनवाई करने के साथ ही शिकायतों का 24 घंटे के अंदर निस्तारण करना भी है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023, तो 8 जून 2022 को इस रैंकिंग के 19वें संस्करण को QS द्वारा जारी किया गया। उत्तर प्रदेश में स्थित IIT कानपुर ने 37.6 स्कोर के साथ 264वां स्थान पाया है, जबकि 2022 में ये 277वें नंबर पे था। संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र, तो जून 2022 में उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में स्थित मगहर में इस केंद्र का उद्घाटन किया गया। मगहर कबीर का निर्माण स्थल है, जहां कबीर की मजार और समाधि मात्र 100 फीट की दूरी पर अगल बगल स्थित है। ये इसका उद्घाटन जो है वो पूर्व राष्ट्रपति ने किया था। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22, तो 7 जून 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इस सूचकांक के 4थे संस्करण को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर जारी किया गया। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को। इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश को बड़े राज्यों की श्रेणी में रखा गया और उत्तर प्रदेश ने 54.5 समग्र स्कोर से 8वां स्थान प्राप्त किया। कौन सा स्थान? 8वां। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना, तो देखिए जून 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में बीहड़ बंजर जल भराव क्षेत्रों के सुधार एवं उपचार हेतु इस योजना को वर्ष 2022-23 से 2026-27 की अवधि तक क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया है। 38वीं राष्ट्रीय पुलिस प्रशिक्षण संगोष्ठी 2022, तो 2 से 3 जून 2022 को गाजियाबाद में इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कहाँ पर किया गया? 38वीं राष्ट्रीय पुलिस प्रशिक्षण संगोष्ठी, तो गाजियाबाद में। इसका आयोजन पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा किया गया। विषय था पुलिस प्रशिक्षण में उत्तम कार्य प्रणालियों को साझा करना। मैडम तुषार संग्रहालय, तो जून 2022 में उत्तर प्रदेश के नोएडा में इस संग्रहालय की शुरुआत की गई। यह संग्रहालय DLF मॉल में स्थित है। वर्ष 2017 में भारत में पहली बार इस संग्रहालय को कनॉट प्लेस दिल्ली में खोला गया था। पटवाई में देश का पहला अमृत सरोवर, तो 13 मई 2022 को ग्राम पंचायत पटवाई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया। पटवाई उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, तो मई 2022 में NSDC इंटरनेशनल लिमिटेड तथा DP वर्ल्ड की भारतीय इकाई हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मध्य संयुक्त अरब अमीरात में रोजगार के अवसरों के लिए कुशल कार्यबल तैयार करने हेतु वाराणसी उत्तर प्रदेश में इस केंद्र की स्थापना समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। गौरतलब है कि भारत के पहले स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ पर हुई? उड़ीसा के भुवनेश्वर में की गई थी। ठीक है, पहला वहाँ पे, फिर आपका कहाँ पे हो रहा है? बनारस में। आगे चलते हैं। रेत समाधि, मई 2022 में रेत समाधि के अनुवादित उपन्यास टॉम्स ऑफ सैंड को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022 सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि टॉम ऑफ सैंड गीतांजलि श्री जो है द्वारा लिखित उपन्यास रेत समाधि का अंग्रेजी अनुवाद है। ये कहाँ की है? गीतांजलि श्री उत्तर प्रदेश की मैनपुरी की। रेत समाधि का अंग्रेजी अनुवाद डेजी रॉकवेल द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने जो उत्तर प्रदेश संबंधित करंट अफेयर उसको इस वीडियो में देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।